सो एज आई सेड कि मैंने थोड़ा सा आसानी के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिया कि ये सभी कॉम्पिटिशन्स को मैंने टर्म आउट कर लिया। मैंने पहले ए बताया, बी बताया, पहले वाले कॉम्पिटिशन को ए बोल दिया कि ये आपका इंटरेस्ट है फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स पे। फिर मैंने बी टर्म आउट किया आपका इंटरेस्ट का एक्सचेंज डिफरेंस है प्रिंसिपल लायबिलिटी का। फिर मैंने सी को टर्म आउट किया आपका लोकल बोरोइंग्स का इंटरेस्ट, और डी को कंसिडर किया मैंने डिफरेंस, मतलब कि आपका डिफरेंस है दोनों इंटरेस्ट का, राइट। तो उसको मैंने डी दे दिया। तो ये जो आपका डी है वो हो जाएगा आपका A16। अभी देखो आप यहाँ पे आगे एक बार हम पढ़ लेते हैं कि सी A16 में ये सेकंड केस आ गया। Thus, 49,500 would be considered as borrowing cost to be accounted for as per A16। दिस 49,500 कैसे आया आप मेरे को पूछेंगे कि आपने तो अभी 25,500 बोला। सी मैंने 25,500 बोला, लेकिन ये जो हमारा लाइबिलिटी वाला पोर्शन है उस हिसाब से मैंने बोला। अभी इसमें ये हमारा 24,000 जो इंटरेस्ट है वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही हमारा एक्चुअल में, ये तो इंटरेस्ट है ही, हमने तो सिर्फ एक्सचेंज डिफरेंस का इंक्लूजन किया। सी मैंने यहाँ पे जो आपको बोला 25,500 आपका बन जाएगा A16, राइट। लेकिन यहाँ पे ये एक्सचेंज डिफरेंस की हमने बात की, हमने पहले ही बोरोइंग कॉस्ट में पढ़ा, इफ यू कैन रिमेम्बर योर। सी कि बोरोइंग कॉस्ट क्या है सर, कि बोरोइंग कॉस्ट क्या है मैम, तो बोरोइंग कॉस्ट है कि इंटरेस्ट एंड योर अदर कॉस्ट, राइट। तो सिर्फ इंटरेस्ट ही उसमें नहीं आएगा, उसमें अदर कॉस्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। Here आई होप नाउ इट्स बेटर इज विजिबल। तो ये आपका इंटरेस्ट है वो भी आएगा और ये आपका एक्सचेंज डिफरेंस भी उसमें इंक्लूड होगा। तो इंटरेस्ट तो है ही है, हमने समझ लिया। बोरोइंग कॉस्ट में मतलब इंटरेस्ट की तो बात कर ही रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे अदर कॉस्ट भी आएंगे। वो कौन से कॉस्ट है, ये सभी, और प्लस ये कमिटमेंट चार्जेस, ये सभी अदर कॉस्ट हमने हमारे डेफिनेशन में ही पढ़ा, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये अदर कॉस्ट का एग्जाम्पल कौन से, ये सब भी अदर कॉस्ट का एग्जाम्पल है, और इंटरेस्ट तो है ही है। तो A16 में हमने यहाँ पे जो एक्सचेंज डिफरेंस वाली बात की, तो मैंने तो सिर्फ आपको एक्सचेंज डिफरेंस वाला पोर्शन समझाने के लिए बोला कि ये जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस वाला पोर्शन है ये आपका A16 में जाएगा, लेकिन इसके प्लस प्लस अपने जो इंटरेस्ट एक्चुअल में पे कर रहे हैं फॉरेन करेंसी बोरोइंग पे, वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट होगा, राइट। आपको समझ आ रही है मेरी बात। एक्सचेंज डिफरेंस तो A16 में बोरोइंग कॉस्ट में एडिशनली इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि उसका डिफिनेशन में इंक्लूड हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट तो मेन है, इंटरेस्ट तो बेसिक है, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। सो योर आपने जो इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी बोरोइंग पे हाल में इनकर किया वो अमाउंट प्लस आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस हमने जो वो कंपटीशन किया कौन सी हद तक, वो दोनों आपका A16 का कॉस्ट बन जाएगा। तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये आपका 25,500 A16 में जाएगा अप टिल द अमाउंट ऑफ योर एक्सचेंज डिफरेंस, बट आपका इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ मैंने आपके इजीनेस के लिए सर, स्टूडेंट्स आपके इजीनेस के लिए मैंने इसको एक फॉर्मूला दे दिया कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, इसको मैंने टर्म आउट कर दिया, ठीक है। अभी D है आपका 25,500, राइट। तो आपका D प्लस आपका A ये बन जाएगा आपका A16, मतलब कि ये 24,000 और ये 25,500 मतलब कितना हुआ 49,500, ठीक है ना। ये आपका A16 हो जाएगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, राइट। तो ये हुआ आपका A16 का बोरोइंग कॉस्ट, और आपका A11 में जाएगा 4500, कैसे 30,000 माइनस 25,500, आपका 4500 है वो A11 का है। तो A11 के लिए मैंने फॉर्मूला दे दी है, और जो आपका ये B है B माइनस D, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला A11 वाला। आई होप नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर। फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं C 49,500 आपका हो जाएगा टोटल बोरोइंग कॉस्ट।
A16 के हिसाब से बीइंग अग्रीगेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, ठीक है ना। सी aggregate of interest, highlight this word, aggregate of interest and foreign currency borrow exchange difference, right। ये आपका 14,500 हुआ A16 का टोटल बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। और जो डिफरेंस रह गया 4,500 वो आपका A11 के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस हो जाएगा, राइट। नाउ in above example, thus 49,500 would be considered to be borrowing cost and remaining 4,500 to be accounted for as per AS11 exchange differences, right। सो पूरा का पूरा एक्सचेंज डिफरेंस आप AS11 के हिसाब से आप उसको नहीं इफेक्ट देंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से ये जो 25,500 है वो आप उसको A16 में ले जाएंगे और सिर्फ 4,500 आप AS11 में ले जाएंगे, राइट। तो जब आप AS11 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब आप मतलब इतनी उतावल मत कर देना कि प्रिंसिपल का जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसको डायरेक्ट एक्सचेंज डिफरेंस बोल के उसका ट्रीटमेंट कर दे, नहीं। लेकिन आपको A16 वाला पोर्शन देख लेने का है, जब आप बोरोइंग मतलब जब आपका बोरोइंग है और वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरोइंग है और बोरिंग कॉस्ट A16 के लिए क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है ना। सो मैंने ये आपको फॉर्मूला भी बना दी है, मैं अपने चार्ट में भी ये आपको फॉर्मूला दिखाऊंगी इसलिए कि आपको ये आसानी हो जाए। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक बार अच्छे से समझ लेना। अगर मेरा ये बात आपको समझ नहीं आया फिर से मेरा वो वीडियो को पॉज करके मतलब रिवर्स जाना और पूरा फिर से समझना। मैंने 2 बार इसलिए ही समझा है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए पॉज कर दो, वीडियो पीछे जाओ, स्पीड कम कर दो और अपना ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना। बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से नाम देती हूँ AS11 विज़ाविज़ AS16, क्योंकि दोनों का इफेक्ट एक साथ लिंक करके हमें चलने का है, राइट। अभी उन्होंने इसी एग्जाम्पल में बोला है कि अगर मानो कि ऐसा कोई डिफरेंस मतलब बचता ही नहीं है, मानो कि ये जो डिफरेंस आया आपका D ये 30,000 आया हो, तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मुझे आगे एक सिचुएशन उन्होंने दूसरी दी है इसी इलस्ट्रेशन को लेके, मुझे वो सिचुएशन आपको अच्छे से समझानी है, राइट। इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मानो कि ये जो आपका डिफरेंस आया 25,500 वो 30,000 पूरा आता तो क्या करते। सी ये 30,000 है, ठीक है ना, हमें इसके एक्सटेंड तक ये देखने का होता है, तो राइट ये 30,000 है, ठीक है, और ये 25,500, ये अगर 25,500 ना होकर 30,000 आया होता तो दोनों ही 30,000 हो गए, तो AS11 में क्या जाता, नील। मार्क माई वर्ड्स, नील। कुछ भी एक्सचेंज डिफरेंस AS11 में नहीं जाता, पूरा का पूरा प्रिंसिपल का एक्सचेंज डिफरेंस A16 में कंसिडर कर लिया जाता एज अ बोरोइंग कॉस्ट और वो कैपिटलाइज हो जाता, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर ये अमाउंट 25,500 नहीं आती और 30,000 आती तो ये दोनों अमाउंट्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता, हमें इसके एक्सटेंड तक ये A16 में ले जाना था। पूरा का पूरा 30,000 हमारा A16 में जाएगा, AS11 के हिसाब से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आएगी, नो अमाउंट आएगा, नो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ये बात, ये नील वाली बात समझाने के लिए इंस्टीट्यूट ने आगे एक और सिचुएशन दी है इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए, अभी हम वो पढ़ते हैं, राइट। In the above example, if interest rate on local borrowings is assumed to be 13% instead of 11%, उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट रेट जो लोकल करेंसी बोरोइंग्स का 13 था, मानो वो 13 नहीं है लेकिन 11% है, सॉरी 11% नहीं है लेकिन 13% है, तो आप कैसे अपना कॉम्पिटिशन्स करते, राइट। द एंटायर एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ 30,000 वुड बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट। तो पहले हमारा ये 13% हो गया है, तो इसको लेके हमें पूरा कॉम्पिटिशन करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा हमारे कॉम्पिटिशन्स में, ये सेम रहेगा। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स के इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 5% ही है। ये कॉम्पिटिशन हमारा सेम रहता है, ये भी हमारा सेम रहता है, एक्सचेंज रेट सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे एक आता चेंज 13% हो जाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 13% है, तो आप अपना कैलकुलेटर उठा लो और कंप्यूट करो कितना आता है।
10,000 इंटू 13% इंटू 45, सॉरी, इंटू 13%, 58,500 आ रहा है। आई होप आप सभी का वही आ रहा है। कैलकुलेटर में जल्दी से चेक कीजिए। ठीक है, 58,500 मेरा आ गया है। तो ये अमाउंट हमारा सेम है, ये सेम है, और यहाँ पे आ गया है 58,500। तो आपका ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 58,500 माइनस 24,000। ठीक है, जल्दी से कंप्यूट कीजिए। 58,500, आई होप आप मेरे साथ कर रहे हैं। ये 13% है, ये 58,500 आ जाएगा। ठीक है, और इसके माइनस 24 करे तो 34,500 ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। ये निकाल के ये हो जाएगा आपका 58,500, ये हो जाएगा आपका 58,500, और आपका ये डिफरेंस आएगा वो 34,500 आएगा। तो आप लायबिलिटी एक्सचेंज डिफरेंस ही पूरा प्रिंसिपल पे 30,000 है, 34,500 है ही नहीं, तो आप 34,500 तो ले ही नहीं जा सकते A16 में, ये ध्यान रखना। सिर्फ हमें तो एक्सचेंज डिफरेंस वाला अमाउंट ले जाना था, वो तो एक्सटेंड के लिए बताया था हमें, वहाँ पे लिमिटेशन लाने के लिए बताया था, ना कि एक्सेस को अलाउ करने के लिए। ये तो 34,500 हमारा नहीं जाएगा A16 में, नहीं, हमारा जाएगा वो है सिर्फ 30,000। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो, फॉर्मूला यूज करते वक्त ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा A16 में कौन सा जाएगा? मैंने आपको बोला था D माइनस B, मतलब कि 34,500 माइनस B, सॉरी, A16 में हमारा जाएगा D प्लस A, लेकिन D में ध्यान रखना है कि वो B से बढ़ ना जाए। ठीक है, आई होप इसको आप समझ रहे हैं। राइट, फॉर्मूला बनाने में यही ध्यान रखने का है। A16 में D प्लस A, लेकिन D मस्ट नॉट एक्सीड B। राइट, 34,500। राइट, तो आप 34,500 नहीं ले जाएंगे। A16 का अमाउंट आपका आ जाएगा। यहाँ पे हम कॉम्प्यूट कर ही लेते हैं पूरा अच्छे से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और मैं आपको फॉर्मूला में भी वहाँ पे लिखवा दूंगी अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो A16 हो जाएगा आपका 30,000 प्लस 24,000, दैट इज 54,000। राइट, और आपका A11 आएगा नील। पूरा 30,000 आपका A16 में चला गया है, तो वो हो जाएगा आपका नील। ठीक है, आई होप यू आर वेरी क्लियर। सॉरी, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया? वह उन्होंने पूरा ये अपना दिया है एक्सप्लेनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, 58,500 और माइनस 24,000, डिफरेंस हमारा 34,500 आया, लेकिन हम ले ही जा सकते हैं सिर्फ 30,000, उससे ज़्यादा नहीं था। एक्चुअल एक्सचेंज डिफरेंस ही 30,000 है, तो उससे ज़्यादा तो हम ले ही नहीं जा सकते। तो 30,000 प्लस ये 24,000, उन दोनों को मिला के 54,000, वो हमारा टोटल बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगा A16 के हिसाब से। और A11 में कुछ भी नहीं जाएगा, देयर वुड बी नो एक्सचेंज डिफरेंस एज पर A11। राइट, पूरा 30,000 A16 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत हटके पॉइंट है A11 और A16 का, ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं ये हमारा कंसेप्ट एंड अप करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे उन्होंने एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की। पहले कौन से बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल होंगे? तो डायरेक्टली रिलेट करते हैं किससे? एक्विजिशन से, कंस्ट्रक्शन से, प्रोडक्शन से। एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, ये आपका कैपिटलाइज होगा।
राइट। कैपिटलाइज होगा मतलब ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये जो भी बोरोइंग कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होगी दैट विल बी टर्म टू बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट विल बी कैपिटलाइज मतलब कि एडेड टू योर एसेट, राइट। और एसेट अदर देन क्वालिफाइंग एसेट तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, मतलब के दैट इज चार्ज टू पीएनएल, मतलब कि ये डेबिट होगा पीएनएल अकाउंट में। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। अभी बढ़ते हैं आगे। The borrowing costs that are directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets are those borrowing costs that would have been avoided if the expenditure on qualifying asset has not been made, right? तो ये borrowing cost ऐसे है अगर qualifying asset को आप बनाते ही नहीं तो ये borrowing cost incur ही नहीं होता, right? So borrowing costs are capitalized as a part of cost of qualifying asset when it is probable that they will result in future economic benefits of enterprise. आप उसको तभी कैपिटलाइज करेंगे जब आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आपको इस क्वालिफाइंग एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में, एंड दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, राइट, एंड द कॉस्ट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred. बाकी जो भी borrowing cost है उन सभी को आप P&L में डेबिट कर देंगे. तो अभी यहाँ पे बात हुई कि बोरोइंग्स तो समझ लिया कि बोरोइंग्स, लेकिन बोरोइंग्स के भी टाइप्स क्या है वो हम समझते हैं. बोरोइंग्स दो टाइप्स की है, जनरल बोरोइंग्स और स्पेसिफिक बोरोइंग्स इन रिलेशन टू A16 बोरोइंग्स को दो क्लासेस में कैटेगराइज करता है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल. अभी स्पेसिफिक वो है जो आप स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए उस बोरोइंग को ले रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर योर पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, चाहे उसको बनाने में, एक्वायर करने में, या उसको कंस्ट्रक्ट करने में, या उसको डेवलप करने में आप उसको बोरोइंग को ले रहे हैं उसके लिए, स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए, राइट. तो उसका बोरोइंग कॉस्ट है वो स्पेसिफिक बोरोइंग होगा, वो उसका बोरोइंग कॉस्ट है वो डायरेक्टली आपका कैपिटलाइज हो जाएगा. लेकिन जनरल बोरोइंग्स का बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली कैपिटलाइज नहीं हो सकता है. जनरल बोरोइंग जैसे बोरोइंग्स ये आपने जनरल बेसिस पे आपके बिजनेस के लिए बोरो किया हुआ है, नॉट फॉर योर स्पेसिफिकली योर क्वालिफाइंग एसेट, तो वो सभी चीज़ों के लिए बिजनेस में वो लोन का अमाउंट यूज होगा. तो उस हिसाब से आपको उसका वेटेड एवरेज लेके आपको यहाँ पे कैपिटलाइज करने का अमाउंट निकालना होगा, ठीक है. उसके लिए आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालना, कंप्यूट करना होगा, जो आपके वेटेड एवरेज बेसिस पे आपको कंप्यूट हो सकता है, ठीक है. अभी हम पढ़ लेते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग्स. व्हेन एन एंटरप्राइज बोरोज फंड्स स्पेसिफिकली फॉर पर्पस ऑफ obtaining a particular qualifying asset, the borrowing costs that directly relate to that qualifying asset can be readily identified, ठीक है ना. तो ये आपका specific borrowing हुआ. Now to the extent the funds are borrowed specifically, the amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined on the actual borrowing cost incurred. तो आपका जो कैपिटलाइजेशन का जो अमाउंट होगा वो कौन सा होगा, आप इसको हाईलाइट कर लेना. एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट जो आपने इनकर किया वो ही आपका एलिजिबल होगा कैपिटलाइजेशन के लिए, राइट. सिर्फ ये मैंने हाईलाइट करना रह गया है मेरे से, तो आप उसको हाईलाइट कर दे, ठीक है. एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड विल बी एलिजिबल फॉर योर कैपिटलाइजेशन. तो ये हुआ आपका अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. Now, the borrowings during the period less any income on temporary investment of this borrowings. अभी आपने अगर टेम्पररीली कोई कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था या फिर उसका डेवलपमेंट रुका हुआ था और आपने अगर इस बोरोइंग्स को इन्वेस्ट किया था कहीं पे, मान लो 1 मंथ के लिए आपका टेम्पररी डिले आया था आपके प्रोजेक्ट में और उस वजह से आपने इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया और उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुआ या फिर और कोई इनकम रिसीव हुआ, ना कि सिर्फ इंटरेस्ट इनकम, राइट. तो ये जो इन्वेस्टमेंट से आपको टेम्पररीली इनकम रिसीव हुआ, आप उसको इस बोरोइंग कॉस्ट की जो आपने इनकर किया है, ठीक है, उसमें से ये इनकम है वो रिड्यूस कर देंगे. इनकम ऑन योर टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ये आप रिड्यूस कर देंगे और नेट फिगर है वो आपका कैपिटलाइज होगा. आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट. जो नेट फिगर आपका बच जाएगा उसको आप कैपिटलाइज कर देंगे, ये आपका कैपिटलाइज हो जाएगा एज पर AS16. ये हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक बोरोइंग्स की, ठीक है.
Next, in determining the amount of borrowing cost eligible for capitalization during a period, any income earned on temporary investment of these borrowings is deducted from the borrowing cost incurred, right? I hope you are getting it. Now, it may be difficult to identify a direct relationship between particular borrowings and a qualifying asset to determine the borrowings that could otherwise have been avoided. अभी हम यहाँ पे जनरल बोरोइंग्स की बात करते हैं. एक्चुअल में ये बहुत डिफिकल्ट है. जनरल बोरोइंग्स का आपका कितना पोर्शन क्वालिफाइंग एसेट में एट्रीब्यूट होगा उसको कंप्यूट करना है, बिकॉज इट इज उसका कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं होता है क्वालिफाइंग एसेट से, राइट? सो to the extent that funds are borrowed generally and used for to the extent that the funds are borrowed generally and used for the purpose of obtaining for capitalizing a qualifying asset, the amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined by applying a capitalization rate. ठीक है, आपको उसके लिए capitalization rate compute करना होगा. और capitalization rate क्या आएगा? should be the weighted average of borrowing cost applicable to the borrowings of enterprise that are outstanding during the period. आपका जो एंटरप्राइज का बोरोइंग्स है जनरली वो पूरा बोरोइंग कॉस्ट का वेटेड एवरेज निकालना होगा. ठीक है, जो भी आपका उस समय बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे एक्सेप्ट द स्पेसिफिक बोरोइंग्स, इसको आप हाईलाइट कर लेना, एक्सेप्ट योर स्पेसिफिक बोरोइंग्स. ठीक है ना, स्पेसिफिक बोरोइंग्स को यहाँ पे कंसिडर मत कर देना. अदर देन बोरोइंग्स दैट आर मेड स्पेसिफिकली फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग एसेट, यानी कि स्पेसिफिक बोरोइंग्स. Now, the amount of borrowing cost capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing cost incurred during that period. या आपने अगर कैपिटलाइज का जो अमाउंट आया, ठीक है, वो अमाउंट एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट आपने जो इनकर किया उससे बढ़ नहीं जाना चाहिए, राइट? तो ये आपको ध्यान रखने का रहेगा. नाउ, एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट ओवर रिकवरेबल अमाउंट. तो आपका कैरिंग अमाउंट जो है अगर वो रिकवरेबल अमाउंट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू से बढ़ जाता है, एक्सीड हो जाता है, तो आपको इम्पेयर करना होगा आपके एसेट को, मतलब कि आपको राइट ऑफ करना होगा, पीएनएल में डेबिट करना होगा एक्सेस अमाउंट, राइट? तो वो आपको एज पर रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज एस 28 में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट की बात की है. ठीक है, तो वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उसको राइट ऑफ करना रहेगा पीएनएल में, और जब राइट बैक करना होगा, रिवर्स करना होगा, अगर रियलाइजेबल वैल्यू बढ़ जाती है वापस, तो भी राइट बैक भी आप उसको रेलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उसको अपना ट्रीटमेंट देंगे. तो उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है. नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन. अभी कैपिटलाइजेशन करना है बोरोइंग कॉस्ट का, ये समझ लिया, लेकिन कौन से पीरियड के लिए आप कैपिटलाइज करेंगे, मतलब आप कैपिटलाइजेशन कब शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे, कब सस्पेंड करेंगे, उसकी बात हम करेंगे. उसका पूरा गाइडेंस अच्छे से स्टैंडर्ड डिटेल में बताता है. स्टार्ट आप कब करेंगे, तो कमेंट्स आप उस वक्त करेंगे जब आप ये तीन कंडीशन कंप्लीटली और सभी तीनों कंडीशंस को फॉलो सेटिस्फाई कर देंगे, राइट? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर्ड. तो वो सभी एक्सपेंडिचर जो आपने क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में, एक्वायर करने में, प्रोड्यूस करने में, कंस्ट्रक्ट करने में इनकर किए हैं, वो सभी एक्सपेंडिचर आपने इनकर करे हुए हैं, मतलब आपने कैश में पेमेंट किया हुआ है या फिर कोई एसेट ऐसे ट्रांसफ़र किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने जो भी एक्सपेंडिचर इसके रेलेवेंस में हुए हैं वो सभी अभी इनकर किए हुए हैं, तभी आपको ये कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा. अभी आप वो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं. अभी जो भी उसमें ग्रांट आपको रिसीव होगी, प्रोग्रेस पेमेंट्स आपको रिसीव होगी, वो आप उसको रिड्यूस कर देंगे. अभी आपका जो क्वालिफाइंग एसेट है वो बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट से खड़ा रहेगा, बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट से वो डिस्प्ले होगा, तो वो होगा, वो अमाउंट ये है कि सभी एक्सपेंडिचर जो आपने टिल डेट इनकर किए हुए वो सभी एक्सपेंडिचर का रिजनेबल अमाउंट आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा. वो आपका क्वालिफाइंग एसेट का कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट कमेंस योर that is one of the condition of your commencement. Thereafter borrowing costs are being incurred, मतलब कि borrowing cost भी आपका incur हो रहा है, मतलब उस समय आप interest या फिर अपने other borrowing cost incur कर रहे हैं, right? Thereafter third condition है activities that are necessary to prepare the asset
फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस, मतलब कि जो भी आपको एक्टिविटीज करने की उस एसेट को बनाने में, उसको रेडी करने में, वो सभी अभी प्रोग्रेस में है, मतलब चालू है, ठीक है ना। So, the activities necessary to prepare the asset for its intended use और सेल encompass more than the physical construction of asset, मतलब फिजिकल कंस्ट्रक्शन ही नहीं, उससे भी ज़्यादा जो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले, वो सभी भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। However, such activities shall exclude the holding of an asset when no production or development that changes the asset condition is taking place। अगर आपका प्रोडक्शन रुका हुआ है, कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है और आप एसेट को होल्ड कर रहे हैं, एसेट के कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो वो टेन्योर आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, वो टाइम आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बोरोइंग कॉस्ट incurred while land is under development are capitalized during the period in which activities related to development are being undertaken। तो आपका जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो रहा है, लैंड जब भी अंडर डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट के जो भी एक्टिविटीज चल रही है उस वक्त का आपका बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। हाउएवर व्हेन अगर लैंड आपका होल्ड कर रहे हैं, तब का आपका जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, राइट, वो कैपिटलाइजेशन के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये हुआ आपका कमेंसमेंट। कमेंसमेंट के 3 कंडीशंस है, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, तब आपका कैपिटलाइजेशन कमेंस करेगा, मतलब स्टार्ट करेगा। पहले आपका एक्टिविटी शुरू होना चाहिए, एक्टिविटी का एक्सपेंडिचर आपका जो भी इनकर होना चाहिए, आपका बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना चाहिए, तब जाके आप ये कमेंसमेंट कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन का, राइट। नाउ